हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक नया अध्याय बताने जा रहा हूं जिसका नाम ओ सदा नीरा है। तो आज हम लोग ओ सदा नीरा पाठ के लेखक के बारे में और उसका अर्थ के बारे में जानेंगे। काव्य खंड में कवि होते हैं, गद्य खंड में लेखक होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, लेखक परिचय होगा, ठीक। आप सभी लोग याद रखिएगा कि काव्य खंड में कवि होंगे, गद्य खंड में लेखक होंगे। तो यहाँ लेखक परिचय और मैं इस पाठ का जो हिंदी अर्थ है वो बताऊंगा। तो आप सभी लोग आखिरी तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा पाठ है वो सदा नीरा वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो है यह पाठ लिखा गया है। यह क्या है, तो एक निबंध है। वो सदा नीरा पाठ क्या है, तो एक निबंध है। इस निबंध में जो हमारे लेखक जगदीश चंद्र माथुर है वो गंडक नदी, जिसको हम लोग पहले के समय में सदा नीरा के नाम से जानते थे, उस गंडक नदी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले ये भी समझेगा हम लोग कि सदा नीरा का मतलब क्या होता है। तो सदा नीरा जो है दो शब्दों के मेल से बना है, सदा और प्लस नीरा। सदा मतलब क्या होगा, हमेशा, ठीक। और नीरा मतलब क्या होगा, या नीर मतलब क्या होता है, पानी या जल होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जल से सदैव परिपूर्ण नदी। तो जल से सदैव परिपूर्ण नदी कौन सी है, तो गंडक। तो गंडक नदी का ही पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम सदा नीरा था। गंडक नदी का ही पुराना नाम क्या था, तो सदा नीरा था। तो उसी नदी के बारे में, जो जल से हमेशा परिपूर्ण नदी है, उसी नदी के बारे में जो है लेखक यहाँ जिक्र किए हैं। और उस नदी के आसपास के क्षेत्रों को भी उन्होंने केंद्र बना करके जो है इस पाठ में उसको जिक्र किया है। यानी यह निबंध जो है लेखक ने क्या किया कि गंडक नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों को निमित्त बनाकर या केंद्र बना करके उन्होंने इसकी रचना की है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ पढ़ने से पहले जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ दिया गया है सबसे पहले कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन जो है 14 मई 1978 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका कर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो नाटककार और लेखक, यानी ये नाटककार थे और लेखक थे। इनके कार्य कार्य यानी कि इन्होंने कौन कौन से काम किए, तो कहा जा रहा है कि सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। ये VVI ऑब्जेक्टिव भी है, याद रखिएगा आप लोग कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। तो इनका काम पहला वृत्ति हो गया कि 1944 में इन्होंने बिहार का जो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव था उनका इन्होंने बीजारोपण किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए। कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया जो रेडियो होता है उसमें महानिदेशक के रूप में काम किए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में ये हिंदी सलाहकार के रूप में काम किए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था। तो ये इनका काम था। काम के अलावा जो कहा जा रहा है कि इनके शिक्षा के बारे में, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक पूरी की, तो शिक्षा में कहा जा रहा है कि MA अंग्रेजी विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण और परीक्षण के लिए अमेरिका गए, यानी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए और बाद में फिर बिहार में आकर के शिक्षा सचिव के पद पर उन्होंने काम किया था। यानी यहाँ याद रखना हमको कि विजिटिंग फेलो जो हम लोग पीछे पढ़े उसका मतलब क्या होगा, तो अतिथि सलाहकार के रूप में जो है या अतिथि साथी के रूप में कार्य किए थे। और फिर इनको कहा जा रहा है शिक्षा में कि वो मतलब कि MA जो अंग्रेजी विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और फिर उसके बाद 1941 में ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, ICS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उन्होंने दिया और उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग के लिए परीक्षण के लिए कहाँ चले गए, तो अमेरिका गए। और अमेरिका से वापस आने के बाद इन्होंने क्या किया,
तो अमेरिका से वापस आने के बाद ये जो है बिहार के ही शिक्षा सचिव बन करके रहे थे। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे इनका कहा जा रहा है सम्मान के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे सम्मान के बारे में। तो सम्मान के बारे में कहा जा रहा है कि विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, इसको याद रखिएगा आप लोग कि विद्या वारिधि की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया, और कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो इनको 3 सम्मान दिया गया, विद्या वारिधि की उपाधि दी गई थी इनको, कालिदास अवार्ड दिया गया था और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी कृति के अगर बारे में बात करेंगे हम लोग, यानी इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो कहा जा रहा है कि 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व संत सरस्वती में प्रकाशन। यानी याद रखना है कि इनके प्रथम एकांकी कौन सी थी, तो मेरी बांसुरी थी, जो 1936 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित। ये जो भोर का तारा था ये भी इनका एक एकांकी था, 5 एकांकी नाटकों का यह संग्रह था जिसका प्रकाशन 1946 में वो किए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि ओ मेरे सपने, इन्होंने क्या किया कि ओ मेरे सपने का प्रकाशन किया 1950 में। इसके बाद कहा जा रहा है कि मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, इसका भी उन्होंने प्रकाशन किया। कोणार्क जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, यह भी इनकी रचना थी। बंदी जी इनका 1954 में इन्होंने प्रकाशन किया। शारदिया जिसका इन्होंने 1959 में प्रकाशन किया। पहला राजा 1969 में इसका प्रकाशन किए इन्होंने। दशरथ नंदन 1974 में उसका प्रतिपादन किए। कुंवर सिंह की टेक 1954 में इसका प्रतिपादन किए, और शयन सवारी 1958 में इसका प्रतिपादन किया। और इसके अलावा कहा जाए कि 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। तो ये सारी इनकी जो कृतियां थी, जिसमें याद रखना हमको वो मेरे सपने को, ठीक, उसके बाद मेरी बांसुरी को याद रखना है, भोर का तारा को याद रखना है, ये सब इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। इसके बाद बात करेंगे आगे हम लोग रचनाओं में ही, तो कहा जा रहा है रचनाओं में कि और जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित्र और स्मरण है, परंपराशील नाट्य 1960 में और उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचयन किया। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह प्रकाशित है। अब याद रखना हमको कि जो बोलते क्षण निबंध है, अभी हम लोग जो बोलते क्षण जो है पुस्तक, या जो पुस्तक हम लोग इनका देखें, इसी बोलते क्षण पुस्तक से हमारा जो यह निबंध दिया गया है ओ सदा नीरा, वो प्रस्तुत है। तो अगर कोई पूछेगा कि ओ सदा नीरा जो निबंध है वो किस पुस्तक से जो है प्रस्तुत किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि बोलते क्षण पुस्तक से जो है ये प्रस्तुत किया गया है। तो यह हमारा जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में था, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। अब हम लोग आगे जो है इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे कि ओ सदा नीरा जो गंडक नदी के बारे में बताया गया है, इसमें क्या चीज का जिक्र किया गया है। तो ध्यान से आप लोग जो है अर्थ को समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी है और नवीन भी, पुरानी भी है और नवीन भी। यानी कहा जा रहा है कि बिहार का जो चंपारण क्षेत्र है, वहां की जो जमीन है, उधर की जो जमीन है वो क्या है, पुराना भी और नया भी है, ये चीज कहा जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है इसमें आगे कि जंगलों की हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोद से उतारकर मानव सैसों सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते, दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो इसे परिहतवसना कर दिया है। तभी तो लाश से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र हो गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में निकलती रहती थी। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि बिहार जो हमारा राज्य है, इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो चंपारण क्षेत्र पड़ता है, तो धरती वहाँ की क्या पुरानी भी और नई भी है। कहा जा रहा है कि हिमालय की तलहटी से जो है, जो मतलब कि पानी निकलती थी, जंगलों की गोद में जो है उतरती थी, वो अब जो है मतलब कि वो ठुमुक ठुमुक करके जो है चलना सीख गई है। नए खेत जन्म ले लिए हैं, पैदावार हो रहा है, साल का वृक्ष हो गया, पलाश का वृक्ष हो गया, अलग अलग तरीके के जंगली वृक्ष जो है देखने को मिल रही है, दूर देखने को नहीं मिल रही है, और दूर दूर तक जो है भूमि समतल हो गया है। ठीक, भूमि को सींच दिया गया है, ट्रैक्टर उस पर चला दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को आज के समय में मिलती है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि अब ये किलकती नहीं है,
यानी पहले जो ये किलकती थी धरती यहाँ की, अब वो किलकती नहीं है। या तो लाज में गड़े निस्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिनों में उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। कहने का मतलब कि यह जो यहाँ के जो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो धरती का पानी है, मतलब वहाँ जो नदियाँ हैं, उन नदियों का पानी जो है मतलब लाज के भांति जो है वो बस केवल जो है बहते रहती है, थोड़ा बहुत उसमें पानी रहता है तो। और इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि यह बरसात के दिनों में जो वो प्रचंड नर्तन करती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैलाकर उसी मानव के पुरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया। निर्वसन मतलब होता है बिना वस्त्र के। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले के समय में कितना प्रचंड नर्तन करती थी नदियां, उसमें पानी भरा रहता था तो बाढ़ आया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नदी ही क्या हो गई है, सिकुड़ चुकी है। नदिया का पानी जो है अब ऐसा नहीं है, उनमें अब देखने को हमें नदियों के पानी को देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि लेकिन 2500 वर्ष पहले जब, कहा जा रहा है कि 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने आया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी, घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका करते थे। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणितीय मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी मनश्री की प्रतिमाएं, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि आज से 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध थे तो जो नदियां थी, इन्हीं नदियों के सहारे जो है पाटलिपुत्र से मौर्य और शाक्यों को उपदेश देने के लिए जाया करते थे। घना जंगल होता था, वृक्ष हुआ करते थे, उसमें पानी रुका रहती थी। लेकिन अब ये चीजें नहीं है। अब क्या हो गया है कि जो वृक्षों को काटा जा रहा है अगणितीय रूप से, जैसे मूर्तियों को काटा जाता था, भंजन किया जाता था, तोड़ा जाता था, वैसे ही जंगल भी कट जा रहे हैं, पानी रुक नहीं पा रहा। इस वजह से जो अब प्रचंड रूप से जो है बाढ़ आती है। तो वही कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है पेड़ पौधों का तो भोग ही कर रहा है, लेकिन जो धर्मार्थ मानव है, जो धर्म का अंधे की तरह पालन करने वाला मानव है, वो दोनों जो क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। इसके साथ कहा जा रहा है आगे कि एक कहानी सुनी है। लेखक जो हमें एक कहानी सुना रहे हैं कि यहाँ 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्णात वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बनी। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन के गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विपट के तने पर प्रहार किया। विशाल विपट मतलब क्या होगा, वृक्ष होगा। तो विशाल विपट पे उसने क्या किया, प्रहार किया, तो वृक्ष क्या होता है, टूट जाता है। यानी ये कहानी सुनाया जा रहा है लेखक के द्वारा कि पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे तो अपना दुर्ग को, किले को जो जंगलों के बीचों बीच बनवाया करते थे। तो वहीं एक राजा नान्यदेव थे जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। तो उसी साम्राज्य को स्थापित किए किए जो 1325 ईस्वी में जब इसी वंश के राजा हरि सिंह देव थे उस समय शासन कर रहे थे, तो गयासुद्दीन तुगलक जो उन पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन वो आक्रमण नहीं कर पाता है क्योंकि उनका किला जो है जंगलों के बीचों बीच बना रहता है। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि घोड़े से उतर करके और पेड़ को अपने तलवार से जो है काट देता है। तो पेड़ को जब काटता है तो उसके सैनिक लोग भी समझ जाते हैं कि हमारे जो सरदार हैं वो पेड़ों को काटने के लिए इशारा दे रहे हैं। तो इसके जो भी सैनिक लोग थे वो क्या करते हैं, तो इनके सैनिकों को कहा जा रहा है कि उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई और उसके सैनिकों में और हजारों तलवारों घने वन में वृक्षों को टूट पड़ी। यानी कि जब देखा कि मेरे राजा जो है वृक्ष को काट रहे हैं तो वो लोग भी जो है वृक्षों को काटने लगे। इसके बाद कह रहा है कि देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। कहने का मतलब कि अब हरि सिंह देव जो है बीच में अपना जंगलों के बीच में किला बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक के सारे सैनिक जो उस किले को जो को पकड़ने के लिए, भेदने के लिए जो है पूरे पेड़ पौधों को काटने लगे। तो इससे डर के मारे वो नेपाल भाग गया। और तब से कहा जा रहा है कि जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान, जहाँ बीज डालने पर भर की दरकार है।
घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। ये चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले से हजारों वर्ष पहले जो जंगलों को काटा गया, ठीक उसी तरीके से आज के समय में क्या हो रहा है कि हल से ट्रैक्टरों से जुत करके जो धरती की जो है पैदावार या खजाना है उसको ढका जा रहा है। इसके साथ ही आगे कहा जा रहा है कि इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चंपारण की धरती है वो क्या है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो पुराने भी और नवीन भी हैं। जान पड़ता है कि आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहा है कि ये लोग आते जाते रह रहे थे। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय बाहर से ही आते रहे। पिछले 500-700 वर्ष में थारू और धांगड़ जातियां यहाँ आकर के बसी। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते, थारू शब्द को थार राजस्थान से निकाला मानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ की धरती थी उसको सींचने के लिए कहा जा रहा है कि आदिकाल से ही जो है यहाँ बाहरी लोग आया करते थे। तो कहा जा रहा है कि पिछले 700 वर्ष पहले जो है 5-7 वर्ष पहले जो थारू और धांगड़ जनजातियां यहाँ आकर के रहने लगी। तो थारू लोगों को कहा जा रहा है कि अपने को आदिवासी नहीं मानते थे, ये अपने मानते थे कि हाँ ये लोग राजस्थान के, यानी थारू शब्द जो है कहाँ से निकला है, थार से, जिसका मतलब राजस्थान से निकलता है। इसके बाद धांगड़ लोगों को कहा जा रहा है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लाहौर या लोहार आदि के ये वंशज थे। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है, तो धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। यानी धांगड़ लोगों को कहा जा रहा है कि ये चंपारण नील की खेती के सिलसिले में जो है दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर जो पठार था वहां से 18वीं शताब्दी में जो इन लोगों को बुलाया गया था। ठीक, और इनका अर्थ क्या होगा धांगड़ शब्द का, तो औराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। और यहाँ इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती थी, तो औराव, मुंडा और लोहार जनजातियां पाई जाती थी। कहा जा रहा है कि इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उनके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगड़ मिश्रित तरह भाषा में बात करते थे और दूसरों से भोजपुरी और मधेसी में, मतलब कि जैसे अगर मान लो जो ओराव भाषा जान रहे हैं इनके आपसी जो लोग थे तो उनको इससे ये ओराव भाषा में बात करते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो ओराव भाषा को नहीं जानते थे तो उनसे ये भोजपुरी और मधेसी भाषा में बात करते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए, ये आदिवासी नहीं है। यानी अगर पूछा जाएगा कि भूइया लोग क्या है, तो ये भी एक जनजाति थे जो कि दक्षिण बिहार के गया से ये लोग आए थे नील की खेती के सिलसिले में। तो 3 जनजातियों का नाम दिया, एक धांगड़, उसके बाद जो है भूइया और एक दिया था थारू। थारू जो है थार शब्द से बना जो कि राजस्थानी थे। जो भूइया लोग कहाँ से आए थे, तो बिहार के गया से, और धांगड़ लोग जो छोटा नागपुर पठार से आए थे। तो इस चीज को हमें याद रखना है। इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखा जाए हम लोग तो आगे कहा जा रहा है कि संभवतः मुसहर वर्ग के थे। कौन, जो भूइया लोग थे संभवतः मुसहर जाति के थे ये लोग। कहा जा रहा है कि इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। कहने का मतलब ये हुआ कि इनसे कामकाज करवाया जाता था लेकिन इनका जो संपत्ति में जो है भागीदारी नहीं दिया जाता था। आगे कहा जा रहा है कि आने वालों का तांता बंधा ही रहा। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने की अभिलाषा पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपने निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। यानी इस भूमि ने सभी लोगों को क्या किया कि जो व्यक्ति जो है कामकाज के सिलसिले में यहाँ आए, ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों पे जो है अपना अधिकार स्थापित किया, तो सभी लोगों को आश्रय जो यहाँ की भूमि ने, यहाँ की धरती ने दिया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। शरणार्थी मतलब क्या होगा कि शरण लेने वाला लोग, तो पूर्वी बंगाल के लोग जो यहाँ आए। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। यानी कि यहाँ पे चंपारण में जो है पूर्वी बंगाल के शरणार्थी लोग जो यहाँ आए और उन्होंने बसने का पहली बार कोशिश किया।
इसके बाद कहा जा रहा है कि थारुओं और भांगड़ों के बीच यह शस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर के चरणोदक उड़ेला। इतिहास की उंगलियां ऐसी बीड़ा पर थिरकी जिसकी हर झंकार पर अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस बीड़ा की विविध रागिनी सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगड़ों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासी किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग था। अब यहाँ पे लेखक जो है क्या कर रहे हैं कि जो भी जनजातियां जो है यहाँ चंपारण में आकर के रहने लगी, तो उनकी कलाकृतियों का जो है ये वर्णन कर रहे हैं कि जो धांगड़ लोग हो गए, जो पूर्वी बंगाल के शरणार्थी लोग हो गए, तो ये लोग क्या करते थे। तो थारू लोगों को कहा जा रहा है कि ये गृह कला में निपुण थे। धांगड़ लोग जो है नर्तन में, नृत्य करने में, और पूर्वी बंगाल के लोग जो है कीर्तन करने में जो निपुण थे। तो थारुओं की कला का जो प्रदर्शन कैसे किया जाता था, तो कहा जा रहा है कि जिस पात्र में धान रखा जाता था वो सीक का बनाया जाता है और कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सीक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती थी। चौपड़ियों के प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसानों के काम के लिए जो पदार्थ मूंज के बनाए जाते थे, मूंज का जो रस्सी होता है वो, उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे थारू लोग का प्रदर्शन का कहा जा रहा है कला का, कि थारू लोग जो है जो टोकरी था, टोकरी पे भी रंग बिरंगे डिजाइन करते थे। झोपड़ी में जो दीपक जलाया करते थे उस पर भी वो कलाकृतियां करते थे। जो शिकारी करने वाले या व्यक्ति हो गए, किसान हो गए, उनके लिए भी जो मूंछ से बना हुआ जो है कई सारी चीजें जो अच्छी अच्छी बनाई जाती थी। लेकिन उनमें भी कहा जा रहा है कि जो मतलब कि सबसे अनोखा जो कला अलंकरण था वो नववधु का था, जो कि आभूषण से नहीं पता चलता था। नववधु क्या करती थी, तो कहा जा रहा है कि हर पत्नी दोपहर, मतलब जो पत्नी थी, जो नई नवेली दुल्हन होती थी, जो नई नवेली जो दुल्हन थी, वो हर दोपहर को क्या करती थी कि खाना लेकर अपने पति के पास खेत में जाती थी। और नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो उसे अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती थी जिसमें 3 लटे बेड़ियों की भांति लटकी रहती थी। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पूरे होते थे। पीढ़े के ऊपर सीक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता था। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है और तो सीप की बेड़ियां रजत कंकड़ों की भांति झंकृत हो उठती है और सारा गांव जान पड़ता है कि वधु अपने प्रियतम को कलेऊ या कलेऊ जो है ले कराने जा रही है। ठीक ना, कल भोजन कराने जा रही है या कलेऊ लेकर के जो है वो जा रही है। ठीक, तो यहाँ जो है मतलब कहा गया है यहाँ पे इसमें कि जो नई नवेली दुल्हन होती थी, तो थारू जनजाति लोगों का एक मतलब कि कार्य था कि जब नई नवेली दुल्हन होती थी वो अपने पति को क्या करती थी कि भोजन जब खेत पे लेके जाती थी तो अपने सिर पर पीढ़ा रख के जो है उस पर टोकरी रख कर जो जाती थी और उसमें लटें लगी रहती थी, जिसमें चलने पे जो है वधु जो चलती थी तो उसमें जो पीढ़ा रखी है, जो लटें लगी है, वो बजते रहता था, झंकृत होते रहता था। तो इससे सारे गांव वाले समझ रहे थे कि जो नई नवेली दुल्हन है तो अपने पति को जो है भोजन कराने के लिए लेके जा रही है। तो ऐसी कलाकृतियां जो है उस समय या प्रचलित थी चंपारण क्षेत्र में, जो भी जनजातियां यहाँ पे आए थे। तो हमें इन सारे चीज़ों को समझना है। ठीक, आज के लिए मैं आप सभी लोगों को इतना ही अर्थ बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी आगे का अर्थ है तो मैं उस अर्थ को बताऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा पाठ है ये कि एक वीडियो में मैं पाठ को आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। तो इसलिए जो है आगे का जो अर्थ है इस पाठ का वो मैं आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप सभी लोगों में से हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक तो पहले पहुंच सके। और जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि हमारे जो भी PDF नोट्स जो है आप सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।